हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और पूरे हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक भी दिन वेस्ट किए बिना आप अपनी तैयारी को पूरा टाइम दे रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये न्यू ईयर आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, और खुशियों से मतलब अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं और जॉब चाह रहे हैं, तो हमारी खुशियों से मतलब हमारी जॉब से है। तो मैं विश करती हूँ कि आप लोग इस 2025 में सिलेक्शन ले। जिस जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी पीजीटी टीजीटी हो या केवीएस पीजीटी टीजीटी हो या फिर एलटी ग्रेड हो, जिस वैकेंसी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपका 2025 में सिलेक्शन हो जाए। बिकॉज हम बात करते हैं अगर खुशियों की, तो बहुत सारी खुशियां हमारी, बहुत सारी क्या हम ये कहें कि जॉब से तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी चीजें हमारी जॉब से ही जुड़ी होती हैं। जॉब से क्या है बच्चों, हमें फाइनेंशियली तो हम स्ट्रांग होते ही हैं, साथ ही साथ अगर वुमेन की बात करूं तो जॉब से हमें एक अलग कॉन्फिडेंस, एक सेटिस्फेक्शन और इंडिपेंडेंट होने की अलग ही बात होती है। वो कंपेयर नहीं की जा सकती किसी और चीज। हमारी जो भी वैकेंसीज जिनके एग्जाम के लिए हम वेट कर रहे हैं, या फिर जो वैकेंसीज अपकमिंग है, या वो हो भी जाए, आ भी जाए वैकेंसी और उनके एग्जाम कंडक्ट हो जाए एंड ज्वाइनिंग भी हमारी 2025 में हो ही जाए, ऐसा हो जाए हम चाहते हैं। बट बच्चों यूपी में तो आप जानते ही हैं कि कोई भी वैकेंसी जो है वो उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो 2018 में जो हमारी वैकेंसी आई थी यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की, वो 16 की वैकेंसी थी। 18 में एग्जाम हुआ था और हमारा 20 में 2020 में उसका इंटरव्यू हुआ था और तब ज्वाइनिंग हुई थी हमारी। तो एक वैकेंसी में हमारे 4-5 साल तो मिनिमम है कि इतने लग ही जाते हैं। बट जो ये वैकेंसी अभी 21 वाली है, इसका एग्जाम हम अभी क्या हमारी होप है कि भाई ये हो जाए अब 25 में। आगे की प्रोसेस में हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग थोड़ा जल्दी करें और 25 में ही आपको ज्वाइनिंग करा दें, आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल जाए। और केवीएस की अगर बात करें बच्चों, तो ये वैकेंसी थोड़ा उसके बाद, यूपी में ये 21 वाली अब तक क्लियर नहीं हुई है। मींस मेरी जो वैकेंसी थी वो 16 वाली वही क्लियर हुई है। बट केवी की मुझे लगता है कि वो ऑलमोस्ट हर साल वैकेंसी देते हैं। थोड़ा बहुत डिले उनका हो सकता है और इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं वो कंप्लीट करने में। ऐसे ही DSSB का है, डिले वैसे इन सब चीजों में भी हो जाता है, पर यूपी की कंपैरिजन में वहां थोड़ा कम होता है। एलटी ग्रेड का भी ऐसे ही अब सुनने में आ रहा है कि भाई एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आएगी। एलटी ग्रेड की भी जो प्रीवियस जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो हमारे वाली ही थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, एलटी ग्रेड की वैकेंसी। आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि मैम एलटी ग्रेड के बारे में बताइए, बुक्स बताइए, जीएस बताइए या फिर सिलेबस के बारे में हमें डिटेल्ड वीडियो बताइए। तो आज की वीडियो इसी के बारे में रहेगी, यूपी एलटी ग्रेड वैकेंसी का एग्जाम। हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, मेरिट या कट ऑफ की, और सिलेबस क्या है इसका, जीएस का सिलेबस अलग और बायोलॉजी का क्या सिलेबस है, और किस चीज के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है या कहाँ से आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये एग्जाम हमारा 2 आवर्स का होता है बच्चों, 150 क्वेश्चंस होते हैं। हमें 2 घंटे एग्जाम के लिए मिलते हैं और टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम या क्वेश्चन पेपर जो है हमारा वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा जीएस का है, सामान्य अध्ययन, वो हमारा 30 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। और सेकंड पार्ट होता है हमारा मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन होते हैं। मीन्स हमारी जो बायोलॉजी है वो कितने में आएगी, 120 मार्क्स में 120 क्वेश्चन। और जो जीएस है वो कितने में होगी, 30 क्वेश्चन, और कितने मार्क्स में, 30 मार्क्स में। इसमें बच्चों नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 की। यहाँ पर बच्चों नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.33 की। मीन्स एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.33 मार्क्स आप लॉस करोगे। अब बात करते हैं बच्चों मेरिट की और कट ऑफ की। तो आपको मैं अपनी एक लिस्ट शो करूंगी, इसमें आप देखोगे कि 2018 वाली जो वैकेंसी थी वहां पर मेरी 7th रैंक है सोनिया सहरावत के नाम से। उस टाइम पर 259 वैकेंसीज थी बच्चों, इतनी पोस्ट थी। ये सिलेक्शन जो हुआ था उस टाइम पर मैं केवी में वर्किंग थी। उससे पहले वो केवी वाली जो वैकेंसी थी वो फाइनल हो चुकी थी, वहां मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी मार्च में। और ये रिजल्ट वहां जॉब के ड्यूरिंग उस टाइम पर ये रिजल्ट आया, तो मैंने इतना इस चीज पर ध्यान नहीं दिया बिकॉज ये एलटी वाली पोस्ट थी और आई वॉज वर्किंग एज पीजीटी देयर। मैं वहां पर क्या थी, पीजीटी थी केवी में। सो मैंने इस चीज पे इतना ध्यान इसलिए नहीं दिया रिजल्ट पर, क्योंकि मुझे उधर जाना नहीं था, उसमें ज्वाइन नहीं करना था। बट मुझे जो याद है बच्चों वो ये कि मेरे 100 के आसपास क्वेश्चंस ठीक हुए थे, मेरा उसी के अराउंड मार्क्स आए होंगे।
और मैंने आपकी इस वीडियो के लिए जो रिसर्च किया है और जो पिछला कुछ गूगल पर देखा है वो भी यही है कि 76 एक मेरिट जो शो कर रही है कट ऑफ, वो 76 पॉइंट समथिंग की जनरल की कर रही है। सो एक जो बच्चों अभी हमने ये कट ऑफ की बात की है, तो कट ऑफ में मैंने एक साइट से ये देखा कि बायोलॉजी की ये 76.79 शो कर रहा है। 76.79 ऑफिशियल साइट पे अगर हम देखते हैं तो वो अब उस चीज़ को, पुरानी वैकेंसी का अब उसमें नहीं शो हो रहा है, उसमें भी कुछ टेक्निकल एरर भी हो सकती है, बट यहाँ पर जो ये साइट पे दिखा रहे हैं 76.79, ये मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है। या तो ये परसेंटेज हो या फिर मार्क्स में इतने कम पे तो हमारी जो कट ऑफ है वो नहीं जाती है। अगर हम देखें अपने वैकेंसी के अकॉर्डिंग तो 90 और 120 के बीच आप अपने मार्क्स का टारगेट रखिए। 90 तो मिनिमम है बच्चों। एक चीज़ और होती है इसमें, क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं बच्चों। जैसे हम सुनते हैं ना कुछ सीटें खाली रह गई, तो खाली रहने का रीज़न यही होता है कि बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी होता है 40% और 30%। 40% अनरिजर्व्ड के लिए और अदर कैटेगरीज के लिए 30% होता है। सो ये 76.79 तो बहुत ही कम मार्क्स हैं। मे बी ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो या फिर ये परसेंटेज की फॉर्म में कह रहा हो, तो आपको 100 का तो टारगेट रखना ही है। बाकी मेरे जो क्वेश्चंस थे वो 100 के अराउंड बायोलॉजी में मेरे ठीक थे, बाकी 15-20 तो वहाँ जीएस में भी होंगे। सो आपको जो टारगेट रखना है अपना वो 120 के अराउंड लेके चलिए आप, कि मुझे इतने मार्क्स लेने ही लेने हैं। ये मान के चलिए कि 100 के अराउंड तो आपको स्कोर करना ही है अगर सिलेक्शन लेना है तो। बाकी मेरिट या कट ऑफ की हम बाद में सोचते हैं, ये बात की चीजें होती है। पहली चीज हमारी ये होती है कि हमारे पास जो भी सिलेबस है हमें उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब मैं बात करूं अगर सिलेबस की, तो सिलेबस में बच्चों हमारे पास जो जीएस है, जीएस का कुछ मटेरियल है, और बायोलॉजी जो आप केवी के लिए पढ़ रहे हैं या फिर जो आप यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं वही सारा कंटेंट पढ़ना है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हर जगह पर आपको सिलेबस जब ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे तो सिलेबस में थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस दिखेगा कि वहाँ ये चीज नहीं है या ये टॉपिक नहीं है, यहाँ पर ये चीज है। बट मैं अगर बुक्स की बात करूं तो बुक्स मैंने वही फॉलो की थी, वही एलटी के लिए, वही केवी के लिए और वही यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, और तीनों में सिलेक्शन उन्हीं चीजों को पढ़ने से हुआ था बच्चों। क्योंकि हमें 150 या 120 क्वेश्चंस हैं हमारे बायोलॉजी के, तो हमें 120 थोड़ी ना पूरे स्कोर करने हैं, इतना कोई भी नहीं कर पाता है। तो सिलेबस में से आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस से मतलब क्या है, वही बुक्स जो मैं बार बार आपको बताती हूँ कि बायोलॉजी के लिए आप कोई एक टेक्स्ट बुक लीजिए, जूलॉजी और बॉटनी की, दोनों की प्रैक्टिस पेपर्स लगाइए। सो बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के लिए, जूलॉजी के लिए वही मेरे पास क्या थी, एक रमेश गुप्ता और एमपी कौशिक जूलॉजी बॉटनी की, ये दोनों बुक्स थी। कुछ नोट्स थे मेरे पास जिनमें जो एनसीईआरटी वाला मैटर है उसी को थोड़ा डिटेल्ड में डिस्क्राइब किया हुआ था, और 11th-12th एनसीईआरटी क्लियर थी। यही सब चीजें बायोलॉजी के लिए पढ़ी। बट अगर प्रैक्टिस की हम बात करें बच्चों, तो मेरे पास एक, मैंने उस टाइम पर ये एलटी ग्रेड के लिए ही खरीदा था। एलटी ग्रेड के लिए ये एक बुक है, इसके अंदर बच्चों आप देखोगे प्रैक्टिस सेट्स है, तो मैंने ये सारे ही प्रैक्टिस सेट्स को सोल्व किया था। 15 प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर। अब अगर जरूरी नहीं है आपको यही बुक लेनी है, मुझे ये हेल्पफुल रही थी मेरे लिए ये बुक, बट आपको किसी और एडिशन की भी मिलती है। पर्पज तो हमारा क्या होता है, प्रैक्टिस करने से होता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इन सारी बुक्स में कॉमन भी मिलते हैं। तो आपको जितनी भी बुक्स आप प्रैक्टिस कर, पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जितना टाइम बचता है प्रैक्टिस कीजिए। जिस बुक से भी कर सकते हो, जितनी बुक्स खरीद सकते हो उतनी लीजिए प्रैक्टिस के लिए, और ज्यादा से ज्यादा बुक्स से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। और अब तो आपके पास ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है जहां से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो एक ये बुक मैंने ली थी इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए बायो की, और एक बुक और मैंने जो जीएस के लिए बच्चों ली थी, ये सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 की सामान्य अध्ययन के लिए ये बुक थी। यहाँ पर आपको जीएस का मैटर मिलेगा, ये देख सकते हो जीएस है और मैथ्स है। यहाँ से मैंने जीएस और मैथ्स की थी। अब आप कहो कि खाली इसी की जीएस से काम चल गया, तो मैं जीएस के बारे में भी आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बच्चों बता चुकी हूँ कि जीएस के लिए भी हमारी जो टीचिंग में जीएस आती है, टीचिंग वाले एग्जाम में, तो पर्टिकुलर कोई एक बुक लेने की जरूरत नहीं है कि इसी बुक से पढ़ना है या इससे कवर हो जाएगा सारा हमारा। उसके लिए आप अरिहंत की, लूसेंट की
या जो भी जीएस जिसमें नॉर्मल सी जीएस हमें मिल। सो जीएस के लिए आप अपने सिलेबस में से टॉपिक्स उठाइए और वो आपको जिस भी बुक से नॉर्मल आपको लैंग्वेज उसकी इजी लग रही है, सही लग रही है, जिसकी उस बुक से आप कवर कर लीजिए। लूसेंट हो या कोई भी नॉर्मल बुक आप ले लीजिए। ये बुक्स का आप देख लीजिए अगर आप देखना चाहते हो पब्लिकेशन। ये गाइडर का था प्रैक्टिस सेट और ये अरिहंत की थी जो मैंने जीएस के लिए ली थी। बिकॉज बच्चों बायोलॉजी वाले बच्चों का या फिर साइंस वाले बच्चों का क्या होता है, जीएस इतना अच्छा नहीं होता है। वहां पर देखिए जीएस में क्या है, करंट अफेयर भी आनी है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी है, तो वहां तो हम ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तो हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होता है, बट जो ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, ये हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगती है। बट फिर भी हमें छोड़ना नहीं है बच्चों इसको भी इतना तो जनरल नॉलेज हमें ले लेनी है कि हम यहाँ भी कुछ मार्क्स स्कोर कर सकें। बिकॉज मेरिट में ये रोल प्ले करते हैं। अगर आप ये सोचने लगे कि मैं बायो बहुत अच्छी कर लेता हूँ और यहाँ से मेरा थोड़ा बहुत नहीं भी करूंगा या कम करूंगा तो काम चल जाएगा, नहीं, वहां से भी आपको बेसिक नॉलेज तो लेनी पड़ेगी जितने में आप यहाँ पर भी 15 या फिर 20 के आसपास, 15 और 20 के बीच में मार्क्स स्कोर कर पाए। अब एग्जाम की क्वालिफिकेशन की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर क्या चाहिए होता है। अगर हम असिस्टेंट टीचर मैन वुमेन बायोलॉजी का देखें तो बैचलर डिग्री विद जूलॉजी एंड बॉटनी, जूलॉजी बॉटनी दोनों कंपलसरी है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड क्वालिफिकेशन जो इन्होंने बोला हुआ है वो है बीएड और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मीन्स इसके लिए बीएड और बीएससी दोनों कंपलसरी है। नाउ जीएस का जो सिलेबस है बच्चों, जो हमारे 30 मार्क्स का पोर्शन है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 8 टॉपिक्स हमारे मेन है। फर्स्ट है बच्चों हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री इंडिया की, स्पेशली इंडिया की और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुए थे उनके बारे में। हिस्ट्री में भी इंडिया की एम्फेसिस शुड बी ऑन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पर पूरा ज़्यादा क्या होना चाहिए, एम्फेसिस होना चाहिए। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में कैंडिडेट्स आर expected to have synoptic view of the freedom movement, growth of nationalist and attainment of independence। मीन्स इंडिपेंडेंस वाला जो पूरा नेशनल मूवमेंट वगैरह थी उनके बारे में। सेकेंड है बच्चों इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों देखनी है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड की भी। क्वेश्चंस जो होंगे ऑन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विल रिलेट टू फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में केवल जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है सब्जेक्ट की वो एक्सपेक्ट की जा रही है। थर्ड है बच्चों इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज। यानी इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस क्वेश्चंस जो है वो आपकी हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये इसकी नॉलेज चेक करेगा। नेक्स्ट है बच्चों इंडियन इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट। यहाँ पर कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड विद रेस्पेक्ट टू प्रॉब्लम्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, अर्बनाइजेशन, ब्रॉड फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में आपको ब्रॉड फीचर्स मीन्स मोटा मोटा आपको देखना है इंडियन कल्चर के बारे में। फिफ्थ है बच्चों करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मीन्स करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, इसमें गेम्स और स्पोर्ट्स भी इंक्लूड है। क्या क्या मेन गेम्स चल रहे हैं या नेशनल इंटरनेशनल, क्या स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, कौन क्या अवार्ड जीत रहा है, ये सारी चीज़ें। इंडियन एग्रीकल्चर है इसके बाद। कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और उसकी मार्केटिंग। मीन्स इसके बारे में भी मेन चीज़ें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्वेश्चंस जो होंगे वो जनरल एप्रिसिएशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक डिसिप्लिन। दिस विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के डेवलपमेंट में साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। लास्ट एक चीज जो आती है बच्चों वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल, जिसमें अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबाउट टॉपिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू यूपी। कि कैंडिडेट्स को जो है वो जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए इन सारे टॉपिक्स के बारे में,
विद स्पेशल रेफरेंस टू यूपी, यूपी के बारे में स्पेशल रेफरेंस रखना है, मींस यूपी के बारे में हमें स्पेशली ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा पढ़ना है। और अगर मैथ्स की बात करूं बच्चों में, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो चैप्टर जैसे रीजनिंग और मैथ्स होते हैं, इनमें आपने जो चैप्टर क्लियर कर लिया, यहाँ से ऐसा होता है कि उस टॉपिक को क्लियर कर लिया तुमने, तो वहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप कर ही लोगे। जीएस में तो क्या होता है कि हर चीज़ को ही आपको पढ़ना है, यहाँ पर क्या है, एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप टॉपिक या आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो अगर, और बहुत अच्छी चीज़ है जिसका थोड़ा बहुत मैथ्स अच्छा है, वो यहाँ मार्क्स अचीव कर लेगा। मेरा क्या था बच्चों, मैं 10th तक 6 to 10th तक मैथ्स पढ़ाती थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। बट आप कोई भी नॉर्मल बुक ले लीजिए मैथ्स की, जिसमें ये 6th 7th 8th वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, कुछ 9th 10th का भी होगा, बट 6th 7th 8th में ये निकालने, जैसे कि इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं या प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब जानते हैं बच्चों अपने सब्जेक्ट मीन्स हमारी बायोलॉजी का क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले जूलॉजी का इन्होंने डिवाइड करके दिया हुआ है, जूलॉजी और बॉटनी का अलग अलग। तो जूलॉजी की अगर हम देखें तो फर्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये बहुत कॉमन से टॉपिक हैं जो टैक्सोनॉमी के हैं। सेकंड है क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग फाइला, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एक्लेमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा। मीन्स आप जो क्लास 11th की एनसीईआरटी उठाइए वहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो है इनके, बट वहाँ क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको, तो किसी और बुक से आप उस चीज़ को देख सकते हो। क्लासिफिकेशन देखना है और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन सारे फाइलम का। नेक्स्ट है जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस फाइला। अब ये फाइलम जो है, इन सब के 1 2 2 4 4 रिप्रेजेंटेटिव्स यानी एनिमल्स को स्टडी करना है। जैसे प्रोटोजोआ के एंटमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम, ऐसे पोरीफेरा के ल्यूकोसोलिनिया और साइकॉन, निडेरिया के हाइड्रा, ओरेलिया और ओबेलिया। ऐसे आप देख लीजिए किस किस फाइलम के किन किन एनिमल्स के आपको स्टडी करनी है। जैसे कोर्डेटा में देखिए हर्डमानिया, एम्फियोक्सस, स्कोलियोडोन, राना, यूरोमेस्ट्रिक्स, कोलम्बा, रैबिट, इनकी स्टडी करना है। नेक्स्ट है बच्चों ब्रीफ नॉलेज ऑफ प्रोटोजोआ एंड डिसीज। प्रोटोजोअन्स जो है बहुत सारे डिसीज कोज करते हैं, तो कौन सा प्रोटोजोन कैसी कौन सी डिसीज कोज करता है, क्या लाइफ साइकिल है, वो सारा देखना है। पॉलीमॉर्फिज्म इन निडेरियंस एंड हेलमिन्थीज एंड डिसीज, हेलमिन्थीज से भी बहुत सारी डिसीज होती हैं। हार्मफुल और बेनिफिशियल इंसेक्ट, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसकी, मैमेल्स की। नेक्स्ट है बच्चों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल में, जिसमें हमें सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के टाइप, स्ट्रक्चर, जीन्स की, जेनेटिक कोड, माइटोसिस, मियोसिस, डिवीजन सब देखना है। नेक्स्ट है बच्चों मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मीन्स यहाँ आ गई आपकी जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, लेमार्किज्म, न्यू लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, सारा है। म्यूटेशन, इवोल्यूशन थ्रू एजेस, मैन का इवोल्यूशन। नेक्स्ट है इकोलॉजी, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम और मेजर इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एलिमेंट्री नॉलेज, सारी फिजियोलॉजी है बच्चों, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड एक्सक्रीशन, नर्व कंडक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनका फंक्शन। मीन्स जैसे हम 11th में पढ़ते हैं ना ह्यूमन फिजियोलॉजी, लास्ट यूनिट जो है हमारी, वहाँ से आप पहले बेसिक वहाँ से क्लियर कीजिए, फिर किसी टेक्स्ट बुक से या किसी और नोट्स वगैरह से आप उन्हीं चीज़ों की थोड़ी और डिटेल पढ़िए, पर पहले वहाँ से आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है इन सारी चीज़ों की। नेक्स्ट है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, मीन्स बायोमोलिक्यूल्स की बात हो रही है। नेक्स्ट गैमेटोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ एग्स एंड क्लीवेज, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मीन्स ये वहाँ पर भी है, यूपीटीजीटी पीजीटी में भी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सस, फ्रॉग एंड चिक, फ्रॉग का, चिक का, एम्फियोक्सस का डेवलपमेंट। और मेमेल्स में प्लेसेंटा के बारे में, प्लेसेंटा के डिफरेंट टाइप्स हैं उसके बारे में, और टाइप्स ऑफ एग्स के बारे में हमने वीडियो भी डाली हुई है, आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। उसके बाद है बायोजियोग्राफी, जो जू जियोग्राफिकल रियाम्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक फोना। ये तो बात हुई बच्चों जूलॉजी की। अब उसके बाद देखते हैं बॉटनी में क्या क्या है। फर्स्ट है वायरस,
वायरस के बारे में पूरा डेफिनेशन, नेचर, ट्रांसमिशन कैसे होता है, टीएमवी की स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज, वायरोइड्स, प्रायोन्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वायरस की क्या है, ये सब। फिर उसके बाद बैक्टीरिया का ऐसे ही पूरा रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सब देखना है, स्ट्रक्चर वगैरह। फिर उसके बाद फंजाई का भी ऐसे ही है बच्चों, इसके भी सारे स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, वही सारी चीज़ें देखनी है। और साथ साथ क्लासिफिकेशन, और दिया भी है हमें कि क्लासिफिकेशन एलेक्सोपोपुलस और मिम्स का, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफरेंट क्लासेस की, स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल कुछ फंजाई की, जैसे कि राइजोपस, पाइथियम, एल्बुगो, एस्परजिलस, एगेरिकस, पक्सीनिया, स्टिलेगो और अल्टरनेरिया। अब यहाँ तक ही आपको आइडिया हो गया होगा बच्चों कि सिलेबस कितना ब्रॉड है। मीन्स अगर हम कंपैरिजन करें इसके केवीएस, तो ये तो एलटी है, मीन्स टीजीटी है। अगर हम केवीएस पीजीटी से भी इसका कंपैरिजन करें तो वो इसकी कंपैरिजन में वो भी बहुत कम है। बिकॉज यूपी में आप यूपी पीजीटी ले लीजिए, टीजीटी ले लीजिए, या फिर ये एलटी ग्रेड ले लीजिए। यहाँ पर सिलेबस की बात यह है कि सिलेबस यहाँ बहुत ब्रॉड है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की हुई हैं। उसके बाद एल्गी का भी ऐसे ही है बच्चों, बहुत सारी वोचेरेरिया, उडगोनियम, वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा, बहुत सारी एल्गी भी स्टडी करनी है, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्लासिफिकेशंस, ये सब भी देखने हैं। आफ्टर दैट लाइकेन्स है, लाइकेन्स के बारे में भी हमें यही सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स का भी यही सारी चीज़ें हैं, लाइफ साइकिल वगैरह, रिक्सिया, मर्चेंसिया, एंथोसरोस और फ्यूनेरिया को स्टडी करना है। क्लासिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं इसके भी। आफ्टर दैट टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिटेल है बच्चों। टेरिडोफाइट्स में भी यही है, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया, ये इनका स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल देखना है। हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट्स के बारे में, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसके बारे में, और उनके भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन देखना है। फिर जिम्नोस्पर्म्स में भी यही है, कुछ जिम्नोस्पर्म्स की डिटेल देखनी है, बाकी का वही लाइफ साइकिल और जनरल कैरेक्टर्स और एफिनिटीज़ देखनी है। पैलियोबोटनी भी यहाँ पर है, फोसिल्स के टाइप, फोसिलाइजेशन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल और उसकी इंपॉर्टेंस, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन ऑफ राइनिया। उसके बाद टेक्सोनोमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स है बच्चों, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बेंथम और हुकर का सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का, वो पूरा क्लासिफिकेशन देखना है। इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरिया और डिस्टिंक्सिंग फीचर्स देखने हैं। ये बहुत सारी कुछ फैमिली है बच्चों, रेननकुलेसी, पेपेवरेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, फेबेसी, रोजेसी, कुकुरबिटेसी, सबके बारे में हमें सबके डिस्टिंक्सिंग फीचर्स को स्टडी करना है। एंजियोस्पर्म की एनाटोमी मीन्स टिश्यू सिस्टम, इनकी सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, रूट, स्टेम की एनाटोमी, ये सब स्टडी करना है। उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी भी है बच्चों। इकोनॉमिक बॉटनी के साथ यहाँ पर टिम्बर, फाइबर्स, ऑयल्स, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। आफ्टर दैट एम्ब्रियोलॉजी है बच्चों। एम्ब्रियोलॉजी में क्या है, एंथर की स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ओव्यूल की, मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ये पूरी प्रोसेस है। एपोमिक्सिस, पोलीएम्ब्रियोनी। आफ्टर दैट यूनिट है बच्चों साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में सेल, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर, उसके टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, सेल डिवीजन, सेल साइकिल। उसके बाद है जेनेटिक्स बच्चों। जेनेटिक्स में क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम में क्या क्या एबरेशंस हो सकते हैं, एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जीन इंट्रैक्शन, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन और पॉलीप्लॉइडी। आफ्टर दैट प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हमें ट्रांसपिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब देखना है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और एंजाइम्स का। फिर एनवायरमेंटल बॉटनी है, यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सॉइल कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस इन प्लांट्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, फूड चेन, फूड वेब, इकोसिस्टम, प्लांट सक्सेशन, पोल्यूशन, इन सब के बारे में पढ़ना है। आफ्टर दैट लास्ट जो हमारा है, एक और है, प्लांट पैथोलॉजी है। प्लांट पैथोलॉजी मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते होंगे ना किसी भी क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस ईयर वालों में, कि जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये कुछ डिसीज हैं कि कौन सी किस मिनरल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी में होती है, या फिर कौन सी किस फंगस से होती है, या कौन सी बैक्टीरिया से होती है। तो बैक्टीरियल, फंगल और वायरल डिसीज, या फिर डेफिशिएंसी वाली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वाली, मिनरल डेफिशिएंसी वाली डिसीज, कि इनके ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन, यहाँ से जरूर बनता है। नेक्स्ट है बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हमारी 12th में भी एक यूनिट है, वहाँ से इंपॉर्टेंस ह्यूमन वेलफेयर में इसका, वेक्टर्स के बारे में, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में, टिश्यू कल्चर, ये सब, बायो फर्टिलाइजर्स। आफ्टर दैट लास्ट यूनिट है बच्चों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जहाँ पर जीन कॉन्सेप्ट, जेनेटिक कोड, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें हैं।
सो बच्चों, अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में आपको यही चीज याद रखनी है कि आपको अपना सिलेबस, अपनी बायोलॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जब आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कुछ बेसिक यूनिट्स जो है आप जब इनको कंप्लीट कर लोगे, तो आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बायोलॉजी का कोई भी एग्जाम हो, आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बेस स्ट्रॉन्ग बनाइए और बायोलॉजी को टाइम दीजिए और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। पहले अपने टॉपिक्स या अपने सारे चैप्टर्स कवर कीजिए एक बार, फिर सेकंड टाइम फिर उसको सारी चीजों को रिवाइज कीजिए। एक बार रटने नहीं बैठना है, सारी चीजों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और लगातार रिवीजन कीजिए। और जितना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, जितना भी पढ़ते हैं कि डेली पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, इतना बायोलॉजी को देना है, इतना जीएस को देना है। अपनी जीएस का पोर्शन भी थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, थोड़ा ठीक ठाक करना है वहां भी। और लास्ट में फिर हर चीज के जो भी चैप्टर्स आप कंप्लीट करो उनके प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। सो बच्चों, एक बार फिर आप सभी को बेस्ट ऑफ लक इस चीज के लिए कि आप 2025 में सिलेक्शन ले और ज्वाइनिंग ले कहीं भी जहां आप चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।